हम बात करेंगे डिफ्यूजन मेम्ब्रेन की। ये डिफ्यूजन मेम्ब्रेन क्या होता है, क्या क्या फैक्टर्स होते हैं जिससे गैसियस एक्सचेंज रुक सकता है। आगे हम पढ़ते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। जब भी आप नोट्स बनाते हो, जब भी बनाते हो, एक चीज माइंड में रखना, अगर मैंने कोई लाइन बोली है, आपको उस लाइन से वो चीज समझ आई है, तो उसको हिंदी में ही नोट्स में लिख दो। उससे आपकी रिवीजन ठीक होती है और आपको वो चीज बाद में याद आ जाती है, आपको फिर दोबारा पूरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ती। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू रफ्तार सीरीज, जहां पर आप अपनी दीक्षा मैम के साथ पढ़ रहे हैं ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। सो बेटा, लास्ट क्लास में हमने ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस चैप्टर में क्या क्या कवर किया है, एक बार हम फ्लैशबैक में देख लेते हैं। Alright, so we have covered about the human respiratory system. हमने उसके बारे में अच्छे से पढ़ लिया, हमने pulmonary volumes and capacity भी किया and हमने mechanism of breathing भी किया। तो चलो अब थोड़ी टेक्निकल चीजों की तरफ जाते हैं और आज हम बेटा क्या पढ़ेंगे? आपको क्या लगता है आज मैम क्या पढ़ाएंगी? क्या पढ़ाएंगे आज मैम? सो आज हम पढ़ने वाले हैं बेटा the exchange of gases and the transport of gases. So let's see हमारे में गैसेस का आदान प्रदान कैसे होता है और फिर ये ट्रांसपोर्ट मतलब एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाती है, कहाँ जाती है और अपना इंपॉर्टेंट टास्क कैसे करती हैं, जिसे रेस्पिरेशन कहते हैं। प्रीवियस क्लास में बेटा हमने एक चीज पढ़ी थी कि हमारे पास एक क्या डिफरेंट स्टेप्स होते हैं रेस्पिरेशन के। पहले ब्रीदिंग या वेंटिलेशन होता है, जो हमने लास्ट क्लास में कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या था कि गैसेस एक्सचेंज होती है। तो आज हम उस स्टेप के टुवर्ड्स जा चुके हैं। एक्सचेंज करने के बाद हम इनका ट्रांसपोर्ट करेंगे। सो लेट्स सी नाउ व्हाट हैपेंस। ओके, तो बेटा हमारा सबसे पहले मकसद क्या है और एक्सचेंज क्या होता है, पहले ये समझिए। एक्सचेंज होता है किसी चीज का आदान प्रदान करना। फॉर एग्जाम्पल, आप एक शॉपकीपर के पास जाते हो, आप क्या करते हो, आप पैसे देते हो, चीज ले लेते हो। ऐसे ही यहाँ पर कहीं पर CO2 अंदर आएगा और कहीं पर ऑक्सीजन अंदर आएगा। अगर CO2 अंदर आ रहा है तो ऑक्सीजन बाहर जाएगा, राइट। तो इस तरह से गैसेस का एक्सचेंज होता है। आपने एयर ब्रीद इन करा, मैंने अभी एयर ब्रीद इन किया, ठीक है, वो मेरे लंग्स में गया, पर क्या एयर की सारी कंपोनेंट्स आपके बॉडी के अंदर जाते हैं? लंग्स तक तो जाते हैं, पर उसके बाद सिर्फ गैसेस जाती हैं जिनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। फाइन। सो यहाँ पर दो गैसेस जो हम बार बार पढ़ेंगे वो है ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो बेटा सबसे पहले ये आपको दिख रहा है, ये आपका क्या है, एल्वियोलाई। क्या है ये? एल्वियोलाई। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, गैसेस का एक्सचेंज करना है। सो लेट्स सी द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। यहां पर आपको बेटा जैसे कि मैंने कहा ये एल्वियोलाई दिख रहा है, दिख रहा है बच्चे? यस। तो पहला जो एक्सचेंज होता है वो एल्वियोलाई और ब्लड के बीच में होता है गैसेस का। कहां हो रहा है बेटा फर्स्ट एक्सचेंज? between alveoli and blood। alveoli में जो एयर आ रही है यहाँ पर, दिस इज द फ्रेश एयर। ये एयर इन एंड आउट हो रहा है, इसके ल्यूमन में alveoli के फ्रेश एयर है। एंड आपको भी पता है बच्चा, जो फ्रेश एयर होती है इट इज रिच इन व्हाट? इट इज रिच इन ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन रिच एयर होती है। फाइन। ऑक्सीजन रिच एयर यहाँ पर ज्यादा है, तो यहां से ये ऑक्सीजन यहां पर आपके ब्लड कैपिलरी दिख रहा है, इस ब्लड कैपिलरी में जाएगी। फाइन। सो यहाँ पर एक्सचेंज किसके बीच में हो रहा है? यहाँ पर आपके एल्वियोलाई में जो एयर है और इधर जो ब्लड है, ऑक्सीजन ब्लड में जाएगी, CO2 आपके एल्वियोलाई में जाएगी ताकि ये बाहर चली जाए। ठीक है, पहला एक्सचेंज ये है। दूसरा एक्सचेंज बच्चे क्या है? दूसरा एक्सचेंज है between your blood and tissues। ओके, अब ये जो ब्लड है, इसने ऑक्सीजन ले लिया। अब ये ब्लड घूमेगा, घूमकर आपके टिश्यूज के पास जाएगा। ये देखो, ये ब्लड कैपिलरी है, ये टिश्यूज है। ठीक है, ये ब्लड कैपिलरी है, ये क्या है बच्चे? ये ब्लड कैपिलरी। और नीचे है टिश्यूज। अब बेटा ऑपोजिट होगा, क्या होगा? टिश्यूज को क्या दे दी जाएगी? टिश्यूज को
ऑक्सीजन दे दिया जाएगा यहाँ पर, और इनसे क्या उठा लिया जाएगा बेटा, CO2, राइट, जस्ट ऑपोजिट टू दैट, फाइन। तो अब बेटा यहाँ पर भी गैसेस का क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है, फाइन। सो दो एक्सचेंज होते हैं, देयर आर टू साइड्स ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एक बिटवीन एल्वेलाई एंड ब्लड और दूसरा बिटवीन ब्लड एंड द टिश्यूज। अब ये सारा क्यों होता है, कैसे होता है, क्या क्या चीजें दे आर प्लेइंग द वाइटल रोल, ये सब चीजें हम इसमें देखेंगे, फाइन। तो ये चीज जरूर याद रखनी है आपको, क्या दो जगह पर एक्सचेंज हो रहा है, फर्स्ट बिटवीन द एल्वेलाई एंड ब्लड एंड सेकेंड between the blood and the tissues. All right, चलो moving forward. अब बेटा ये जो एक्सचेंज होता है गैसेस का, इसके पीछे क्या राज है, किसकी वजह से होता है? So there is a question, how do the gaseous exchange take place? What is the reason? Reason क्या है बच्चे? हमने लास्ट क्लास में किया था कि एक प्रेशर ग्रेडियंट होता है, प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होता है ना, प्रेशर ग्रेडियंट या प्रेशर डिफरेंस। ये जो प्रेशर ग्रेडियंट या प्रेशर डिफरेंस जो होता है, ये क्या करता है, इसके अकॉर्डिंग आपकी गैसेस मूव करती है, फाइन। हमने लास्ट क्लास में किया था कि योर एयर और योर एयर मूव फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास यही चीज यहाँ एक्सचेंज में भी रोल प्ले करेगी, ठीक है। जैसे आपके पास ये एक डब्बा है, ठीक है, इसमें आपके पास मिक्सचर ऑफ गैसेस है, तो इसके पूरे प्रेशर को हम P बोलते हैं, क्या बोलते हैं, P, ठीक है। पर इसमें एक पर्टिकुलर गैस का जो प्रेशर होता है उसे हम छोटे p से डोनेट करते हैं और उसे हम बोलते हैं पार्शियल प्रेशर, क्या बोलते हैं, पार्शियल प्रेशर। सो यहाँ पर एक वर्ड हम यूज करेंगे, दैट इज पार्शियल प्रेशर, विच इज द प्रेशर ऑफ अ सिंगल गैस इन अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। हम एक तो कहते हैं पूरे एयर का प्रेशर, जो हमने पिछली क्लास में किया था वो हम पूरे एयर का प्रेशर ले रहे थे कि ये प्रेशर नेगेटिव होता है, ये पॉजिटिव होता है। बट अब हम सिर्फ गैसेस की बात कर रहे हैं तो हम सिर्फ गैस का ही प्रेशर देखेंगे और सिर्फ एक पर्टिकुलर गैस के प्रेशर को हम बोलते हैं पार्शियल प्रेशर। आई थिंक ये सबको क्लियर होगा, राइट बच्चा। तो O2 and CO2 are exchanged in these side by simple diffusion, mainly based on pressure और concentration gradient. तो इनको बेटा एक्सचेंज स्टार लगाकर लिख लेना लाइव, ठीक है, इसमें से क्वेश्चन बनता है, मैं बता रही हूँ। तो ये गैसेस एक्सचेंज कैसे होंगी, अगेन सेम फंडा, पार्शियल प्रेशर ग्रेडियंट या प्रेशर ग्रेडियंट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। जहां पर पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का ज्यादा होगा वहां से लो पार्शियल प्रेशर पे ऑक्सीजन मूव करेगी। सेम इज एप्लीकेबल फॉर CO2, ये याद रखना है, ठीक है। इसको कॉपी में लिखना, ऐसे ही लिखना, ठीक है बच्चा लोग, इसको ऐसे ही कॉपी में जब नोट्स बनाते हो तो ऐसे ही लिखना। सोचो एक स्लाइड एक नोट्स के बराबर है, सो साथ साथ चीजें लिखते जाना। दूसरी बात बेटा, यहाँ पर एक्सचेंज हो रहा है, तो अगर ऑक्सीजन यहाँ से यहाँ जा रही है, मतलब फ्रॉम एल्वेओलाई टू ब्लड, दैट मीन्स यहाँ पर देयर इज इंक्रीज इन पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, ज्यादा है पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का, और यहाँ ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम है। सो बड़ी बात को छोटे करते हैं कि द एयर मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, वैसे ही आपकी गैसेस भी हाई पार्शियल प्रेशर टू लो पार्शियल प्रेशर मूव करती है, या कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट वेरिएंट, या फिर हम कहते हैं कि प्रेशर ग्रेडियंट, ये बनता है तो गैसेस मूव करती हैं। सो दिस इज हाउ दे मूव, फाइन। चलो अब बेटा हम बात करेंगे डिफ्यूजन मेम्ब्रेन की। ये डिफ्यूजन मेम्ब्रेन क्या होता है? अब एल्वेओलाई के ल्यूमन में एयर है, उसको ब्लड में जाना है, वो कैसे पास करेगी, किन किन चीजों से उसको गुजरना होगा, वहां पर एक मेम्ब्रेन बनती है, उसे हम कहते हैं डिफ्यूजन मेम्ब्रेन, ठीक है। जिस मेम्ब्रेन में से ऑक्सीजन एल्वेओलाई से निकलकर ब्लड में आती है उसे हम डिफ्यूजन मेम्ब्रेन कहते हैं। ध्यान से सुन लो मेरी बात। जिस मेम्ब्रेन में से गैसेस एल्वेओलाई से कहां आती है, ब्लड की तरफ, जिस मेम्ब्रेन में से पास होकर गैसेस एल्वेओलाई से ब्लड की तरफ जाती हैं, या कह लो ब्लड से एल्वेओलाई की तरफ जाती हैं, उसे हम डिफ्यूजन मेम्ब्रेन कहते हैं। तो चलो आज हम बना लेते हैं बेटा एक अच्छी सी डिफ्यूजन मेम्ब्रेन।
ये बेटा आपका एल्वेओलाई है। इफ यू रिमेम्बर एल्वेओलाई में हमने कुछ सेल्स बनाए थे, यस हमने कुछ सेल्स बनाए थे ना। कौन से सेल्स होते हैं एल्वेओलाई की लाइनिंग में? सिंपल स्क्वैमस। लास्ट क्लास में किया था यार, ऐसे मत करो, ठीक है। तो हमने यहां पर क्या बनाया था? सिंपल स्क्वैमस। सो दिस इज द सिंपल स्क्वैमस सेल्स। ओके ये सिंपल स्क्वैमस सेल्स एल्वेओलाई के। देखो बेटा आज समझने वाला ज्यादा है तो प्लीज इसको ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से समझना। ओके तो ये बेटा एल्वेओलाई है, एल्वेओलाई का ये ल्यूमेन है, इसमें एयर आती है, ठीक है। सो हियर वी कैन राइट दिस डाउन, एयर इन एयर आउट, एयर आउट एयर इन, यही बनाया, ठीक है। अब नीचे इसके बेटा ब्लड कैपिलरी होगी like this is the blood capillary. Okay so let's just make the blood capillary. blood capillary में क्या होती है? कौन सी एपिथेलियम होती है? सोचो जरा, दिमाग लगाओ। ब्लड कैपिलरी में कौन सी एपिथेलियम होती है? यस कौन सी एपिथेलियम होती है ब्लड कैपिलरी में? जस्ट सेम लाइक दैट ऑफ एल्वेओलाई। यहां पर भी सिंपल स्क्वैमस होता है, ठीक है। पर जो ब्लड में सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम होती है उसको हम एक नाम देते हैं, एक स्पेसिफिक नाम देते हैं, दैट इज एंडोथेलियम। तो कहीं पर भी अगर वर्ड एंडोथेलियम आ जाए तो याद रखना दैट इज द सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम ऑफ योर ब्लड वेसल्स। प्लीज डू रिमेंबर दिस, ठीक है। तो यहां पर ये आपके पास ब्लड वेसल है, ये है आपके पास एल्वेओलाई, ये ब्लड कैपिलरी है बेसिकली। अब बेटा ब्लड वेसल है या ब्लड कैपिलरी है तो इसमें ब्लड भी होगा और इसमें आरबीसी भी होंगी, ठीक है। तो लेट्स ड्रॉ द आरबीसी, ये रे आरबीसी, ठीक है। तो ये आरबीसी ड्रॉ कर देते हैं हम। ऑलराइट सो अब बेटा एक सिंपल सी बात, बेसिक सी बात, आपके जो हमने एपिथेलियल टिश्यू वाला किया था चैप्टर, उसमें मैंने आपको जो एपिथेलियल टिश्यू में बताया था कि एपिथेलियल टिश्यू के नीचे एक मेम्ब्रेन होती है जिसे हम बेसमेंट मेम्ब्रेन कहते हैं, और एपिथेलियल सेल उसके बिना सरवाइव नहीं कर सकते बिकॉज वो उसे इलास्टिसिटी प्रोवाइड करती है, उनको प्रोटेक्ट करती है, सपोर्ट करती है। इनफैक्ट कनेक्टिव टिश्यू से सारा जो भी सब्सटेंस एपिथेलियल खाता है वो सारी उसी से पास होती है। तो सिंस अगर यहाँ पे एपिथेलियम है तो इनकी बेसमेंट मेम्ब्रेन भी तो होगी ना, होगी या नहीं? तो इन दोनों के बीच में क्या है बेटा? ये बेसमेंट मेम्ब्रेन। ओके कुछ बेसमेंट मेम्ब्रेन है एल्वेओलाई की और कुछ है बेसमेंट मेम्ब्रेन आपके ब्लड वेसल की। फाइन, सो चलो इन चीजों को लेबल करते हैं अभी। Let's label things up. सबसे पहले what is this? This is the simple squamous epithelium of alveoli, right? And what is this? This is the basement membrane, basement membrane of alveoli and endothelium, दोनों का है ये, ठीक है। फिर ये एपिथेलियम है बेटा, ये भी तो एपिथेलियम है सिंपल स्क्वैमस, और इसको हम क्या नाम देते हैं? दिस इज द सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम, सिंपल स्क्वैमस epithelium of blood capillary। एंड इसके लिए हम एक नाम भी रखते हैं, क्या नाम बताया मैम ने अभी? एंडोथेलियम, ठीक है। ये तीनों लेयर से ही आपकी डिफ्यूजन मेम्ब्रेन बनती है, या फिर अगर कोई पूछे कि डिफ्यूजन मेम्ब्रेन किसकी बनती है तो आप बोलोगे
diffusion membrane is formed of 3 layers: the simple squamous epithelium of alveoli, basement substance between the two या basement membrane of alveoli and endothelium, and the endothelium which is the simple squamous epithelium of blood capillary. ये सारी आपकी इतनी, ये आपकी बनी डिफ्यूजन मेम्ब्रेन। अगर मैं इसकी थिकनेस की बात करूं, ये 1 mm से भी कम की थिक होती है। बेटा सिंपल सी बात है, अगर आप इसको थिक कर दोगे तो उसमें से गैसियस एक्सचेंज कैसे होगा? हो ही नहीं पाएगा, राइट? इसीलिए नेचर ने आपको बहुत पतली डिफ्यूजन मेम्ब्रेन दी है। और इसकी थिकनेस कितनी है बेटा? इसकी थिकनेस कितनी है? थिकनेस इज लेस देन, thickness is less than 1 mm, 1 mm से भी कम थिक है, या इतना सा बस इसका थिकनेस है। फाइन। और यहाँ पर आपके पास एक ब्लड कैपिलरी है, तो ऑब्वियसली बात है, लेबलिंग में देख लेते हैं ये क्या है बेटा? रेड ब्लड सेल्स, जिन्हें हम क्या कहते हैं? आरबीसीज। फाइन। अब यहां से मैंने कहा डिफ्यूजन मेम्ब्रेन का काम क्या है? इसमें से गैसियस एक्सचेंज होगा, गैसेस पास होंगी। सो लेट्स सी हाउ द गैसेस दे पासेस। तो बेटा यहाँ पर आपकी ऑक्सीजन ज्यादा है, ऑक्सीजन अंदर आएगा एंड CO2 बाहर जाएगा। So this is how the gaseous exchange it takes place. Please draw this diagram very beautifully with different colors in your copy. जल्दी से draw कर लीजिए। All right. तो diffusion membrane 3 layers से बन रही है। What are the 3 layers? यहां पर लिख रही हूं मैं 3 layers. Simple squamous of alveoli, basement membrane दोनों की, and the simple squamous epithelium of blood capillary जिसे एंडोथीलियम कहते हैं। ठीक है, कई बार क्वेश्चन कैसे फ्रेम हो जाता है, आप बताओ कि ऑक्सीजन को यहां से यहां जाना है, ठीक है, या कह लो कि CO2 को, बेसिकली CO2 को यहां से यहां जाना है, तो वो कौन सी मेम्ब्रेन से पास करेगा? सबसे पहले कौन सी मेम्ब्रेन आएगी? तो उसको अगर CO2 को यहां से यहां जाना है बेटा, सबसे पहले ये आएगी, फिर बेसमेंट मेम्ब्रेन आएगी, फिर ये आएगी। तो इस तरह से भी एक क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। मान लो O2 का पूछ लिया, O2 कहां पर है? यहां पर है। अब उसको इधर से इधर आना है, सबसे पहले कौन सी मेम्ब्रेन आएगी? तो एल्वेओलाई की आएगी, बेसमेंट मेम्ब्रेन की आएगी, फिर किसकी आएगी? कैपिलरी की। फाइन। आई होप बेटा आप सबको ये समझ में आया होगा डिफ्यूजन मेम्ब्रेन। अब हम आगे बढ़ते हैं और करते हैं क्या क्या फैक्टर्स होते हैं जिससे गैसियस एक्सचेंज रुक सकता है, राइट? So what are the factors that affect the exchange of gases? First बेटा सबसे पहले तो मैंने आपको एक बता भी दिया है। क्या बता दिया है? 2 बता दिए इनफैक्ट, दिमाग लगाओ। पहला मैंने आपको बता दिया है पार्शियल प्रेशर या प्रेशर ग्रेडियंट। जितना ज्यादा प्रेशर डिफरेंस होगा उतना ज्यादा गैसियस एक्सचेंज होगा। ठीक है, अगर मैं बोलूं एल्वेओलाई में और ब्लड में डिफरेंस ज्यादा है प्रेशर का, ऑक्सीजन का, तो अगर जितना ज्यादा प्रेशर होगा वो उतना ही भाग के अब इस तरफ आएगी जहां कम प्रेशर है। दूसरा मैंने आपको एक और चीज बता दी है कि डिफ्यूजन मेम्ब्रेन थिन क्यों दी है? ताकि गैसियस एक्सचेंज अच्छे से हो जाए। तो जितनी ज्यादा थिन डिफ्यूजन मेम्ब्रेन होगी उतना ज्यादा डिफ्यूजन होगा। तीसरी बात, अब जो गैसेस है बेटा उनको सेल्स में से गुजर के जाने ना, एंड सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ लिपिड्स। तो जितनी ज्यादा सॉल्युबिलिटी गैस की लिपिड्स में ज्यादा होगी, जितनी ज्यादा फ्रेंडली होगी, या कह लो लेमन टर्म में जितनी ज्यादा गैस सॉल्युबल होगी लिपिड से, उतनी ज्यादा उसकी डिफ्यूजन होगी। जैसे अगर मैं CO2 की बात करूं, उसकी सॉल्युबिलिटी 20 से 25 टाइम ज्यादा होती है ऑक्सीजन से, तो इसलिए वो भाग के आगे जाती है। ठीक है, CO2 अगर पर यूनिट देखें हम कि अगर ये एक मेम्ब्रेन है इतनी सी, तो इसमें ऑक्सीजन और CO2 हम भगा रहे हैं, तो इतने से एरिया में सबसे ज्यादा जल्दी और ज्यादा मॉलिक्यूल किसके भागेंगे? वो CO2 के। क्यों? क्योंकि CO2 की सॉल्युबिलिटी लिपिड में ऑक्सीजन के मुकाबले 20 से 25 टाइम ज्यादा है। तो चलो बेटा इसे हम लिखते हैं। चलो, सबसे पहला फैक्टर मैंने क्या बताया? यस, प्रेशर ग्रेडियंट और difference in the partial pressure of gases. Difference in the
partial pressure of gases, या क्या क्या कह सकते हैं इसे, प्रेशर ग्रेडियंट, प्रेशर ग्रेडियंट, राइट, पहला ये। तो यहां पर बेटा जितना ज्यादा डिफरेंस होगा उतना ज्यादा वो एक्सचेंज होगा। सो मोर दी डिफरेंस, मोर दी एक्सचेंज। ओके, सेकेंड पॉइंट, सेकेंड मैम ने क्या बताया, आपके डिफ्यूजन मेम्ब्रेन की थिकनेस, थिकनेस ऑफ डिफ्यूजन मेम्ब्रेन। ठीक है, इसको कॉपी में ऐसे लिखना, डिफरेंस इन द थिकनेस इन द ऑफ द डिफ्यूजन मेम्ब्रेन। तो बेटा जितना ज्यादा थिक होगा उतना कम डिफ्यूजन होगा। सो मोर थिक और मोर थिकनेस, लेसर द डिफ्यूजन। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। थर्ड पॉइंट, थर्ड मैम ने क्या बताया बेटा, थर्ड मैंने बताया सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस। तो जितनी ज्यादा सॉल्युबिलिटी गैस की होगी लिपिड्स में उतना ज्यादा वो मूव करेगा। सो मोर द सॉल्युबिलिटी, मोर द एक्सचेंज। ओके, तो यहां पर स्टार लगाकर लिखना, द सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 is 20 to 25 times more than ऑक्सीजन। ठीक है बेटा, एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी हुई है, प्लीज इसको ध्यान से सुनना जब आप एनसीईआरटी रीड करोगे, एंड मेक द वेरी गुड हैबिट ऑफ रीडिंग एनसीईआरटी, एनसीईआरटी जरूर पढ़नी है। तो वहां पर एक लाइन लिखी हुई है कि अगर हम देखें ऑक्सीजन और CO2 को कंपेयर करें तो जो आपका CO2 है वो पर यूनिट एरिया में या पर यूनिट डिफरेंस में ज्यादा एक्सचेंज होता है। इसका मतलब यही है कि अगर मैंने 1 मीटर का ये मेम्ब्रेन ले लिया है, मैं जस्ट एक वेग वैल्यू ले रही हूँ, ठीक है, इतना मैंने पर यूनिट एरिया ले लिया है, इसमें मैं देखूंगी CO2 का एक्सचेंज ज्यादा हो रहा है। मान लो 3 मॉलिक्यूल CO2 के जा रहे हैं और बदले में सिर्फ एक ही ऑक्सीजन आ रहा है, तो मतलब ये पर यूनिट एरिया में ज्यादा एक्सचेंज हो रहा है। क्यों? क्योंकि CO2 की सॉल्युबिलिटी लिपिड्स में ज्यादा है। इज दैट क्लियर? तो ये 3 फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं अगर हमें गैसेस का एक्सचेंज करवाना है। इसमें 1-2 में भी गड़बड़ी होती है तो गैसियस एक्सचेंज खराब हो सकता है। फाइन, ओके, मूविंग फर्दर टू बेटा एक्सचेंज ऑफ गैसेस अब होता कैसे है। पहला, सीधी सी बात है, कुछ नहीं होगा, कोई फोर्स नहीं है, कुछ नहीं है, सिंपल एक यहाँ पर ग्रेडियंट बनता है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूव करते हैं। बट हमारी बॉडी में फिर ये कैसे एक्सचेंज होकर किधर जाता है तो हम यहाँ पर देखेंगे। एनसीईआरटी में तुमने ये टेबल देखा होगा, देखा है? अगर ये क्लियर नहीं लग रहा तो प्लीज अच्छे बच्चे बनकर एनसीईआरटी बुक खोल लेना। यहाँ पर एक आपने डायग्राम भी देखा होगा, ठीक है, तो डायग्राम अभी हम करते हैं, ये वो टेबल है। तो बेटा सबसे पहले इस डायग्राम को समझने के लिए तुम्हें एक सर्कुलेटरी सिस्टम को समझना होगा। किसको समझना होगा बच्चा लोग? सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, हार्ट का स्ट्रक्चर पता है? हार्ट याद है? वही दिल बेटा जो धड़कता है, जो बदनाम है। क्या आपने हार्ट का स्ट्रक्चर बेटा कभी याद यूद किया है जीवन में या नहीं किया? चलो, नहीं किया तो मैम है ना यहाँ पर, घबराना क्यों है, व्हेन आई एम हियर, राइट? चलो, तो बेटा सबसे पहले टॉकिंग अबाउट द बेसिक्स, ऑलवेज 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 वी आर मैमल्स and mammals have 4 chambered heart. कितना चेम्बर हार्ट है हमारा? 4 chambered.
4 चेंबर हार्ट है हमारा. वी हैव 2 atria and 2 ventricles. Fine. 2 atria, 2 ventricles. This is your right side of the heart and this is your left side of the heart. Fine बच्चे. आपका जो right side है हार्ट का, इसमें आता है deoxygenated blood. आपके जो लेफ्ट साइड है उसमें आता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड. ठीक है, यस, इतनी बात क्लियर है. अब ब्लड आता कहां से है? यहां पे बेटा, यहां पे ध्यान से सुनना मेरी बात. आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपकी कुछ ब्लड वेसल्स जैसे कि वेना केवा टिश्यूज से ब्लड लेकर आती हैं. किससे लेकर आती हैं? टिश्यूज से. ठीक है, तो आपके राइट हार्ट में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पहले एट्रिया में आता है, फिर वो कहाँ जाता है? वेंट्रिकल में. अब वेंट्रिकल से बेटा, वेंट्रिकल से इसको चाहे ऐसे बना लो, एनसीईआरटी ने इधर से निकाला हुआ है, एक ही बात है. ठीक है, आपके वेंट्रिकल से थ्रू योर पल्मोनरी आर्टरी. कौन सी आर्टरी? पल्मोनरी आर्टरी. ये आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है आपकी एल्वियोलाई के पास. क्यों जाएगा एल्वियोलाई के पास? क्योंकि एल्वियोलाई के पास क्या है? एल्वियोलाई के पास बहुत सारी ऑक्सीजन है. क्या है? ऑक्सीजन. अगेन आई एम टेलिंग यू बेटा, यहां पर आपके पास बॉडी टिश्यूज हैं. बॉडी टिश्यूज के पास से जो भी ब्लड आएगा, रूट बनाते जाते हैं हम साथ साथ, बॉडी टिश्यूज के पास से जो भी ब्लड आएगा वो डीऑक्सीजनेटेड होगा, क्योंकि उसने ब्लड की ऑक्सीजन ले ली, उसको CO2 दे दिया. ठीक है, तो दिस ब्लड इज कौन सा? डीऑक्सीजनेटेड. और यहाँ पे जो ब्लड वेसल्स होती हैं ये, इनको हम क्या कहते हैं? सिस्टेमिक वेन्स. क्या कहते हैं? सिस्टेमिक वेन्स. सो सिस्टेमिक वेन आपके राइट साइड ऑफ हार्ट में जाते हैं, विच इज राइट एट्रियम. राइट एट्रियम से ब्लड जाता है राइट वेंट्रिकल में, और राइट वेंट्रिकल से ये जाता है आपकी पल्मोनरी आर्टरी में. सो व्हाट इज दिस? Pulmonary artery. So this is one exception, that pulmonary artery, it carries which blood? Deoxygenated blood. Normally arteries carries oxygenated blood, तो यहाँ पे ये exception है, the artery it is carrying the deoxygenated blood. So इस तरह deoxygenated blood आपका travel कर रहा है. ठीक है बच्चा लोग, अभी एल्वियोलाई के पास क्यों गया? क्योंकि एल्वियोलाई के पास ऑक्सीजन है. अब अभी सिर्फ रूट कर रहे हैं, अभी हम किसी चीज और की बात नहीं करें. एक्सचेंज ऑफ गैसेस तो मैंने अभी पढ़ाया ही नहीं है, अभी मैं सिर्फ तुम्हें सर्कुलेशन पढ़ा रही हूँ. अब जब एल्वियोलाई ने अपना ऑक्सीजन दे दिया तो ये ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा. ऑक्सीजनेटेड ब्लड लाल होता है, और ये ब्लड बेटा कहाँ आएगा? ये आएगा आपके लेफ्ट एट्रियम में. कहाँ आएगा? लेफ्ट एट्रियम. लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल. ठीक है, अब लेफ्ट वेंट्रिकल से बेटा ये सिस्टेमिक आर्टरीज में जाएगा. कहाँ जाएगा? ये सिस्टेमिक आर्टरीज में, और ये जाएंगी टिश्यूज के पास. कहाँ जाएंगी? टिश्यूज के पास, लाइक दिस. ओके, सो ये बेटा क्या है आपका? ये है पल्मोनरी वेन. सो दिस इज एन एक्सेप्शन कि वेन कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, बट यहाँ पर वेन कौन सा ब्लड कैरी कर रही है? ऑक्सीजनेटेड. और ये क्या है बेटा? सिस्टेमिक आर्टरीज. ठीक है, ये आपके हैं टिश्यूज. ओके, इस तरह से होता है. तो ये ब्लड यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, इधर इधर इधर. इसको ना एक बार पहले अच्छे से देखो पूरे फ्लो को, फिर मैं आगे बढ़ूंगी. पहले फ्लो को अच्छे से देखो, बहुत अच्छे से, आराम से, बिल्कुल आराम से टॉपिक समझना है. डोंट रश इनटू थिंग्स, डू नॉट रश इनटू थिंग्स बेटा. ओके, मैं बोलती जा रही हूँ, आप साथ साथ देखते जाना. क्या होता है? टिश्यूज में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, टिश्यूज से वो राइट एट्रियम में जाता है, वेंट्रिकल, फिर पल्मोनरी आर्टरी से एल्वियोलाई की तरफ. एल्वियोलाई इज रिच इन ऑक्सीजन, तो एल्वियोलाई से वो ऑक्सीजन उठाता है, फिर लेफ्ट हार्ट में जाता है, लेफ्ट एट्रिया वेंट्रिकल, देन इधर सिस्टेमिक आर्टरी से वापस टिश्यूज में. ओके, और यहाँ पे टिश्यूज को वो ऑक्सीजन दे देता है. दिस इज हाउ द इंटायर सर्कुलेशन ये होता है. अब यहाँ पर गैसेस कैसे एक्सचेंज होती है? एज आई हैव टोल्ड यू बेटा, गैसियस एक्सचेंज 2 जगह होता है. कहाँ होता है?
एक एल्वेलाई और ब्लड के बीच में, यहाँ होगा एक टिश्यूज और ब्लड के बीच में। 2 जगह एक्सचेंज बताया। पहली बात मैंने यही बताई थी आपको स्टार्टिंग में फर्स्ट स्लाइड में कि 2 जगह एक्सचेंज होता है, एक एल्वेलाई ब्लड के बीच में, एक ब्लड और टिश्यूज के बीच में। फाइन, नाउ मूविंग फॉरवर्ड। अब बेटा यहाँ पर हमने कहा वट एवर एक्सचेंज विल टेक प्लेस, इट विल टेक प्लेस अकॉर्डिंग टू द प्रेशर ग्रेडियंट। प्रेशर ग्रेडियंट के हिसाब से ही एक्सचेंज होगा। फाइन, सी ये टेबल पढ़ो पहले अच्छे से। ऑक्सीजन एंड CO2 ये गैसेस हैं, ये इनके पार्शियल प्रेशर दिए हुए हैं जो mm मरकरी में होते हैं। व्हाट इज द यूनिट हियर? mm ऑफ मरकरी। फाइन, सबसे पहले एटमॉस्फेयर की बात करते हैं। बाहर एटमॉस्फेयर में बाहर बेटा पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन is 159 and partial pressure of CO2 is 0.3 and this all is in mm of mercury। ये बात नहीं भूलनी है, ठीक है? ये बात सब बच्चों को समझ में आई? आई होप सबको समझ में आई होगी बच्चा लोग। यस, अब बेटा अगला देखते हैं एल्वेलाई। एल्वेलाई में उसने कहा O2 का पार्शियल प्रेशर है 104 एंड CO2 का है 40। लिख देते हैं। ऑक्सीजन का कितना है बेटा? पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज 104 एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इज योर 40। ठीक है, यही बोल रहा है वो। ओके, अब आगे आते हैं। फिर उसने कहा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का है 40 और 45। अब बताओ मुझे कहां कहां डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है? पल्मोनरी आर्टरी में है, सिस्टेमिक वेन में भी है। तो क्या मैं इन दोनों को बोल सकती हूँ दोनों में पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का 40 है? यस, एंड CO2 का 45 है। सो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज 40 and partial pressure of CO2 is 45. Again it is mm of mercury। ठीक है, अब ये बेटा इतना पार्शियल प्रेशर है। ठीक है, अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड दैट इज जो पल्मोनरी वेन और सिस्टेमिक आर्टरीज में है, ये कितना है बेटा? देखो कितना फर्क है। ऑक्सीजन 95 mm of mercury। ठीक है, अब दोनों को कंपेयर करो। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में 40 है पार्शियल प्रेशर, इधर 95 है। कितना फर्क है ना? तभी मैं टेबल लेके आई हूं ताकि तुम कंपेयर करते जाओ और तुम्हें इससे बहुत चीजें समझ में आएगी। अब हम CO2 का देखेंगे। यहाँ CO2 ज्यादा, यहाँ कम है, क्योंकि ये कौन सा ब्लड है? ऑक्सीजनेटेड, वो कौन सा है? डीऑक्सीजनेटेड, राइट? तो यहाँ पर CO2 हम लिख देते हैं 40। तो जो मिसकंसेप्शन तुम बचपन से सोचते आ रहे हो कि आपके ऑक्सीजनेटेड ब्लड में हमेशा ऑक्सीजन ही होगी, CO2 नहीं होगी, या आपके डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में हमेशा CO2 ही होगी, ऑक्सीजन नहीं होगी, दिस इज एब्सोल्युटली इनकरेक्ट, गलत है ये। द डिफरेंस इज सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन का फर्क होता है, पार्शियल प्रेशर का फर्क होता है। आपके ऑक्सीजनेटेड ब्लड में भी CO2 होता है पर वो कम होता है, आपके डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में भी ऑक्सीजन होता है पर वो कम होता है। ठीक है, अब आते हैं बेटा टिश्यूज का। टिश्यूज में क्या दिया है? पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज 40 एंड CO2 इज 45। ओके, चलो इसको लिखो जल्दी से, राइट डाउन, हरी अप। इसे लिखो कॉपी में साथ साथ। यू हैव टू राइट दिस डाउन बच्चा लोग। ओके, ऑल राइट। ये डायग्राम तुमने एनसीईआरटी में भी देखा होगा। ठीक है, अब बेटा देखो, अगर मैं एक ही चीज दिमाग में लेकर चलूं कि गैसेस मूव फ्रॉम एरिया ऑफ हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, लेट्स एक्सचेंज द गैसेस। कुछ नहीं देखना भी डायग्राम में, एनसीईआरटी नहीं देखनी, आपने खुद गैसेस एक्सचेंज करवाना है। ठीक है बेटा, यहां पर जो ब्लड आ रहा है इधर, ठीक है, उसका पार्शियल प्रेशर यही है, सेम है। ठीक है, नाउ सी इफ दिस ब्लड इज हैविंग 40 mm ऑफ मर्करी ऑफ ऑक्सीजन और इसमें 104 है, तो ज्यादा किस में है? एल्वेलाई में। कम किस में है? इस ब्लड में। तो क्या ऑक्सीजन इधर से इधर जाएगी, इधर से इधर जाएगी? सिंस एल्वेलाई में पार्शियल प्रेशर ज्यादा है ऑक्सीजन का, सिंस एल्वेलाई में पार्शियल प्रेशर ज्यादा है ऑक्सीजन का, सो द ऑक्सीजन विल मूव इन, ऑक्सीजन अंदर आएगा। अब पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इज 45 एंड हियर इट इज 40। ठीक है, ब्लड में 45 है, इधर 40 है,
तो CO2 अगेन हाई टू लो एल्वियोलाई में जाएगा। क्या ये बात समझ में आई? हमने कहा हमारे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का पार्शियल प्रेशर 40-45 है, जो हमने यहाँ लिखा है, यही तो ब्लड इधर जा रहा है ना बेटा, डीऑक्सीजनेटेड ही है ये। दिस ब्लू वन इज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। इसका बेटा और इनका कंपेयर अगर आप करोगे, दिस इज एट हाई प्रेशर, दिस वन इज एट लो प्रेशर। ठीक है, सो टेक्निकली चीज इधर से इधर जानी चाहिए, इधर से इधर ही जानी चाहिए। वैसे ही अब ब्लड में डीऑक्सीजनेटेड में 45 था CO2, इधर कम था तो CO2 ऐसे एक्सचेंज हुआ। ठीक है, CO2 का एक्सचेंज बेटा कैसे हुआ? CO2 का एक्सचेंज हुआ ऐसे, इसका एक्सचेंज हुआ ऐसे। ठीक है, ये बात समझ में आई? आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर हमने एक्सचेंज कर दिया। अब टिश्यूज पे आते हैं। टिश्यूज में जो ब्लड आ रहा है वो है ये। इसमें पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का है 95, टिश्यूज में है 40। सो अब बताओ ऑक्सीजन कैसे मूव होनी चाहिए? ऑक्सीजन मूव होगी इधर से इधर, एंड CO2 इधर 45 इधर 40, ये मूव होगी इधर से इधर। ठीक है, आई होप दिस मेक सेंस टू एवरीवन। सो दिस इज हाउ बेटा, दिस इज हाउ द गैसेस का एक्सचेंज ऐसे ही होता है, from high partial pressure to low partial pressure. So in the entire diagram you need to learn everything. आपको पार्शियल प्रेशर याद करने हैं, यही टीडियस टास्क होता है इसमें। और दूसरा तो आपको पता ही होता है ना यार, दूसरा तो आपको पता ही होता है कि गैसेस कैसे मूव करती हैं फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर और हाई पार्शियल प्रेशर टू लो पार्शियल प्रेशर। आई होप बेटा ये समझ में आया होगा। इसको जल्दी से लिखो आप। यस हाई पार्शियल प्रेशर टू लो पार्शियल प्रेशर मूव होगा। ऑलराइट, सो ये जो पल्मोनरी आर्टरी, सिस्टेमिक वेन, इनमें कौन सा ब्लड है बेटा? डीऑक्सीजनेटेड, ये लिख लेना, इसमें भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये भी क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, कैसा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आता है कि पल्मोनरी वेन में पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का कितना होगा? पल्मोनरी वेन में, अब आप वेन देखते हो और आप सोचते हो वेन है तो ये कौन सा ब्लड कैरी करेगा? डीऑक्सीजनेटेड। अब CO2 को ज्यादा कर देते हो और O2 को कम कर देते हो, बट बेटा पल्मोनरी वेन्स में कौन सा ब्लड है? ऑक्सीजनेटेड। और ऑक्सीजनेटेड ब्लड का पार्शियल प्रेशर है 95 ऑक्सीजन का। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन टिश्यूज में पार्शियल प्रेशर पूछ सकते हैं, एटमॉस्फेयर में पूछ सकते हैं, यहाँ पर एल्वियोलाई। ठीक है, अब आप क्या करते हो, आपने पढ़ा होता है कि जो आपकी आर्टरी है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड करती है कैरी, पर यहाँ पर हमने क्या एक्सेप्शन किया बेटा? पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। सो इस तरह से बेटा ये आपको करना है। और रिमेंबर द रूट, इफ यू रिमेंबर द रूट, इफ यू नो द ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ होते हैं एंड वैल्यूज याद है, दिस इज क्वाइट सिंपल फॉर यू। तो इसमें क्वेश्चन एक तो डायरेक्ट फ्रेम हो गया जो मैंने बता दिया कि सिस्टेमिक वेन में पार्शियल प्रेशर बताओ ऑक्सीजन का। दूसरा ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का क्वेश्चन हो सकता है। तीसरा क्वेश्चन क्या हो सकता है, वो पूछ सकते हैं, बताओ कि CO2 की वैल्यू, पार्शियल प्रेशर CO2 का कहां सेम होता है? CO2 का बेटा पार्शियल प्रेशर कहां सेम है? जैसे सिस्टेमिक आर्टरी में और एल्वियोलाई में, इनमें सेम दिख रहा है, तो ऐसा क्वेश्चन भी फ्रेम हो सकता है। राइट, सो इसको बहुत आराम से अच्छे से पढ़ना है, या सीधा टेबल आ गया ब्लैंक द फॉलोइंग कर दिया। सो इस तरह से डिफरेंट आपको क्वेश्चंस इससे फ्रेम हो सकते हैं। फाइन, ओके। तो बेटा इस तरह से आपको ये छोटी छोटी चीजें इसमें याद रखनी है, एंड दिस विल बिकम वेरी इजी फॉर यू। पर घबराना नहीं है, पहले इसको याद करना। कई बच्चे क्या करते हैं कि वैल्यूज याद नहीं हुई होती और फिर कहते हैं कि यार समझ नहीं आया। ये चीज आपको याद ही करनी पड़ेगी, किसका पार्शियल प्रेशर कहाँ पे होता है। इसमें समझने वाली क्या चीज है, एक तो सर्कुलेशन आपका पूरा इसका, और दूसरा कि आपकी गैसेस कैसे मूव करती हैं फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। फाइन, चलो आगे बढ़ते हैं बच्चा। आगे हम पढ़ते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। तो ये तो हमने गैसेस एक्सचेंज करी, आदान प्रदान किया, एल्वियोलाई से ब्लड, ब्लड से एल्वियोलाई, या ब्लड से टिश्यूज, टिश्यू से ब्लड, ऐसे ही एक्सचेंज हुआ। पर अब एक्सचेंज होने के बाद ये जो ट्रांसपोर्ट होता है, मतलब मैंने कहा कि ये पूरा ब्लड इधर घूमा,
उसके अंदर ये गैसेस कैसे गई? कुछ तो चीज होनी चाहिए ना उनको लेके जाने के लिए, यस और नो? जैसे बेटा यहाँ पर हमने क्या किया, जैसे मान लो मैंने कोई चीज बनाई, ठीक है, मैंने कोई पेंटिंग बनाई, अब वो पेंटिंग को मैंने क्या करना है, किसी को भेजना है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगी, मैं पेंटिंग क्या करूंगी बेटा, किसी को प्रोवाइड करूंगी, किसी को दूंगी, फिर वो क्या करेगा, वो अपने किसी चीज में रखकर, जैसे मान लो अगर मुझे कहीं इंटरनेशनल भेजनी है तो मैं क्या करूंगी, उसको एरोप्लेन से रखवाऊंगी, तो एरोप्लेन जाएगा दूसरी कंट्री में। तो जो वो एरोप्लेन है वो कौन है, कौन यहाँ पर एरोप्लेन का काम कर रहा है, कौन मीडियम है ट्रांसपोर्ट ऑफ योर गैसेस, दैट इज योर body fluid. And what is that? That is your blood, right? तो blood is a medium of transport of gases, ये बात याद रखना। So transport कैसे होती है बेटा? Through blood. So blood is the medium of transport. ओके चलो, अब बेटा तुम्हारे पास गैसेस कितनी है बेटा, आपके पास दो तरह की गैसेस है, एक ऑक्सीजन एक CO2, जो मैं बार बार चिल्ला चिल्ला के बोल रही हूँ। तो सबसे पहले हम देखेंगे बेटा ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, ट्रांसपोर्ट ऑफ O2 और ऑक्सीजन। ओके चलो, अब मैंने कहा जाएगी तो ये ब्लड से, सो आपका बेटा 3%, कितना परसेंट, 3%, आपका 3% जो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होता है वो होता है इन दी डिसॉल्व्ड फॉर्म इन प्लाज्मा, dissolved form in plasma. Now what is this plasma? आपने बचपन में पढ़ा होगा कि आपके ब्लड में कुछ सेल्स होते हैं, जैसे आरबीसी, रेड ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी। इसके अलावा जो पानी पानी बच जाता है वो आपका प्लाज्मा होता है, जिसमें सारी चीजें घुली होती हैं, गैसेस घुली हो सकती हैं, ग्लूकोज घुला हुआ सकता है, बहुत सारे प्रोटीन्स होते हैं बेटा उसमें, ठीक है। तो अगर ब्लड में से आप सारे सेल्स निकाल दो तो जो बचता है दैट इज योर वाटरी थिंग इज योर प्लाज्मा। तो 3% ऑक्सीजन प्लाज्मा में सिंपल घुल के चली जाती है, और बाकी कितना परसेंट बचा, 97% ये जाती है इन बाइंडिंग विद हीमोग्लोबिन, बाइंडिंग विद हीमोग्लोबिन। अब ये हीमोग्लोबिन सुना होगा आपने, यस हीमोग्लोबिन सुना होगा बेटा। हीमोग्लोबिन क्या चीज है बच्चे, आपका जो ये हीमोग्लोबिन होता है ये आपके आरबीसी के अंदर एक प्रोटीनेशियस पार्ट है, ठीक है, आपके आरबीसी के अंदर होता है, और आरबीसी ने कुर्बानी दी होती है इसको रखने के लिए अपने न्यूक्लियस की। यस, आपके आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता। तो वो क्यों नहीं है, ताकि बहुत सारा हीमोग्लोबिन उस आरबीसी में बैठ सके, क्योंकि आरबीसी का मेन काम होता है ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, और आपको पता है 97% ऑफ ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्ट विद द बाइंड फॉर्म विद हीमोग्लोबिन। ऑलराइट, तो अब बेटा ये बनता कैसे, क्या होता है यहाँ पर, जब आपका हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है, जब आपका हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है तो ये बनाता है बेटा ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बनाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ओके, एंड ये आप देख सकते हैं ये प्रोसेस रिवर्सिबल है। यस, क्योंकि अगर कोई और चीज आ जाए तो ये रिवर्सिबिलिटी की तरफ भी जा सकता है, इसको हटाया जा सकता है। फाइन, सो जब भी हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ लगता है वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, एंड दिस एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग एसिड। इसका नेचर क्या है बेटा, ये एसिडिक होता है, इट एक्ट एज स्ट्रॉन्ग एसिड। फाइन, अब दूसरी बात, अब ये हीमोग्लोबिन क्या है, इसमें कैसे वो ऐड होता है, लेट्स सी दैट। हीमोग्लोबिन, अगर मैं हीमोग्लोबिन की बात करूं, इसमें बेटा दो पार्ट होते हैं, योर हीमोग्लोबिन हैज 2 पार्ट्स, एक हीम और एक ग्लोबिन पार्ट। एक हीम पार्ट है
और दूसरा ग्लोबिन पार्ट। इसमें जो ग्लोबिन पार्ट है दैट इज मेड अप ऑफ अमीनो एसिड। ये किसका बना है बेटा? अमीनो एसिड का। Whereas Heme 1 it contains iron। क्या क्या होता है बेटा? इसमें आयरन होता है। ठीक है, आपका जो ग्लोबिन पार्ट है जिसमें अमीनो एसिड है, इसमें अमीनो एसिड की चेन होती हैं। सो देयर आर टू चेन्स, देयर आर टू पॉलीपेप्टाइड चेन, देयर आर टू चेन ऑफ पॉलीपेप्टाइड। पॉलीपेप्टाइड क्या होता है बेटा? जब बहुत सारे अमीनो एसिड जुड़ते हैं तो वो एक पॉलीपेप्टाइड चेन बनती है, और जब वो और हैवी हो जाता है तो वो एक प्रोटीन बनता है। इसको मैं आपको बायोमोलिक्यूल में पढ़ाऊंगी, डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है, तो यहां पर बेटा दो चेन होती हैं अल्फा और दो होती है बीटा। ठीक है, कैसे अभी देखते हैं। अगर ये मेरे पास एक अल्फा चेन है, ये बीटा, ठीक है, मैंने क्या कहा? आपके पास दो अल्फा दो बीटा होंगी। ठीक है, ऐसे इनमें एक एक आयरन लगा होगा, दैट इज द हीम पार्ट। वो कौन सा पार्ट है बेटा? हीम पार्ट, लाइक दिस। इनमें एक एक में आयरन लगा होगा। तो मतलब एक हीमोग्लोबिन में कितने आयरन है बेटा? 4 आयरन। ठीक है, और एक आयरन से एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल जुड़ता है। आई रिपीट, O2 जुड़ता है, O नहीं जुड़ता। तो एक ऑक्सीजन जुड़ता है एक आयरन के साथ। तो हमारे पास 4 आयरन है, तो कितने ऑक्सीजन जुड़ेंगे बेटा? 4 ऑक्सीजन जुड़ेंगे। राइट, तो हम क्या कह सकते हैं? एक हीमोग्लोबिन में कितने ऑक्सीजन लगे होते हैं? 4 ऑक्सीजन लगे होते हैं। सो एक हीमोग्लोबिन में कितने ऑक्सीजन लगे होते हैं? 4 लगे होते हैं। ठीक है, तो जब भी आपका कोई भी चीज आयरन के साथ लगती है, मतलब अगर मैं बोलूं कि आपका ऑक्सीजन आयरन के साथ लग रहा है, हीम पार्ट से लग रहा है, तो उसके कॉम्बिनेशन को हमेशा ऑक्सी हीमोग्लोबिन बोलोगे। ठीक है, अगर मैं बोलूं कि CO2 भी बाइंड करती है हीमोग्लोबिन से, CO2 भी, पर वो ग्लोबिन पार्ट से बाइंड करती है, तो उनके कंपाउंड को मैं कार्बोक्सी नहीं बोलूंगी, उसको कार्बमीनो हीमोग्लोबिन बोलूंगी। इज दिस पॉइंट क्लियर बेटा? तो सिंस ये आयरन के साथ लग रहा है तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन हुआ ये। ठीक है, अगर ये ग्लोबिन के साथ लगता, हो सकता है इसका नाम कुछ और होता। फाइन, तो इस तरह बेटा आपका 3% ऑक्सीजन प्लाज्मा में डिसॉल्व फॉर्म में जाता है, एंड 97% बेटा ये हीमोग्लोबिन की फॉर्म में। राइट, सो बेटा ये था आपका ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट। किसका ट्रांसपोर्ट? ऑक्सीजन का। चलो आगे देखते हैं, लेट्स सी। अब हम कहते हैं बच्चे, हम कहते हैं कि एक हेल्दी बंदे में कितना ग्राम हीमोग्लोबिन होता है? एक हेल्दी इंडिविजुअल में, अ हेल्दी इंडिविजुअल contains around 15 gram of hemoglobin per 100 ml of blood। यही कहते हैं, जो हम कहते हैं ना मेरे में 12 ग्राम हीमोग्लोबिन है, मेरे में 13 ग्राम है, 15 ग्राम है, जो भी है, तो वो हम कहते हैं ऑन द लाइक 100 ml में कितना है। ठीक है, 100 ml में कितना है? तो 100 ml में एक मैक्सिमम बंदे में हेल्दी में 15 ग्राम होता है। मैं कह रही हूं कि 1 ग्राम हीमोग्लोबिन 1.34 ml ऑक्सीजन कैरी कर सकता है। 1 ग्राम हीमोग्लोबिन 1.34 ml ऑक्सीजन कैरी कर सकता है। जो हम 4 मॉलिक्यूल बोल रहे हैं, तो वो तो एक हीमोग्लोबिन का था, पर अगर मैं 1 ग्राम की बात करूं और ml ऑक्सीजन निकालूं तो 1.34 ml बनती है। तो मैंने कहा 15 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है एक बंदे में 100 ml ब्लड में। तो 15 ग्राम हीमोग्लोबिन कितना ऑक्सीजन कैरी करेगा? 1.34 into 15, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 20 ml ऑफ ऑक्सीजन। और ये कितने ml ऑफ ब्लड की बात कर रहे हैं हम? 100 ml। ठीक है, यस। अब बेटा ध्यान से बात सुनना, मैंने कहा कि एक बंदे में 15 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है पर 100 ml ब्लड। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन 15 ग्राम 20 ml कैरी करता है, तो 20 ml ऑफ ऑक्सीजन इज प्रेजेंट पर 100 ml ऑफ ब्लड। सिंस इसमें ऑक्सीजन सारे हीमोग्लोबिन पे लग गया है, तो मैं बोलूंगी ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है,
मैंने कहा था कि तुम्हारे जो ब्लड है उसमें 100 ml वाले ब्लड में 15 ग्राम हीमोग्लोबिन है, तो मैं यही मान के चल रही हूँ ना कि उस 15 के 15 ग्राम पे ऑक्सीजन लगा हुआ है, तो वो ब्लड क्या हुआ, वो तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हुआ ना। तो हम कह सकते हैं कि हमारे 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड में या तो कह लो 15 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है, या कह लो 100 ml ऑक्सीजन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड में 20 ml ऑक्सीजन होती है। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर है, दोनों चीजें ठीक है। किसी ने पूछा 100 ml ब्लड में कितना हीमोग्लोबिन है, तुमने कहा 15 ग्राम। अब किसी ने पूछा 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कितना ऑक्सीजन है, तो तुमने कहा 20 ml। ठीक है, कैसे निकाला, क्योंकि 1 ग्राम 1.34 ml ऑक्सीजन उठाता है, तो 15 कितना उठाएगा उससे आपने कैलकुलेट कर लिया। अब ये 20 ml का फेट क्या है, 20 ml का, अब बेटा ये मान लो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, अगर ये कौन सा ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड। चलो बनाते हैं कुछ, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, नीचे टिश्यू पड़े होते हैं, क्या पड़े होते हैं, टिश्यूज, लाइक दिस, ऐसे ही होता है, ऐसे ही पड़ा था ना सिस्टेमिक आर्टरीज में कि इधर ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा होता है और वो ऑक्सीजन दे देता है और CO2 उठा लेता है, यही पड़ा था। चलो इसका रेप्लिका हम यहाँ भी बना लेते हैं, यहाँ भी बना लेते हैं, ठीक है, लाइक दिस। अब बेटा, अब अगर मान लो मेरे पास 20 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, मेरे पास 20 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड है इसमें, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में, ठीक है, तो मैं यहां पर लगा के चलूंगी, क्या है मेरे पास 20 ml ऑफ ऑक्सीजन पर 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब बेटा जब ये टिश्यूज के पास आया, अब ये ऑक्सीजन जाएगी टिश्यूज में। अब अगर मैं रेस्टिंग स्टेट में हूं, कहां हूं मैं, एकदम रेस्ट कर रही हूं, मैं कुछ ज्यादा एक्सरसाइज नहीं कर रही, तो इस 20 ml का 5 ml मेरे टिश्यूज के पास जाएगा, किसके पास जाएगा, टिश्यूज के पास, और 15 ml आगे किसका पार्ट बन जाएगा, 15 ml ऑक्सीजन किसका पार्ट बन जाएगा बेटा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का, पर 100 ml ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, समझ में आई बात, यस और नो, नहीं आई तो अभी थोड़ा मैं आपको पीछे लेकर चलती हूँ। देखो इधर मेरे पास अगर 20 ml आ रही है ऑक्सीजन और ये बंदा कुछ नहीं कर रहा, तो 5 ml टिश्यूज के पास जाएगी, क्योंकि ज्यादा नीड नहीं है टिश्यू को, रेस्टिंग पे है तो टिश्यू कुछ रेस्पिरेशन वगैरह थोड़ी ना कर रहे होंगे, तो इसको रिक्वायरमेंट ऑक्सीजन की कम है, तो 20 का 5 ml इधर आ जाएगा, और जो ये ब्लड है ये 15 ml ऑक्सीजन कैरी करेगा। तो क्या मैं कह सकती हूँ 15 ml ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यस आई कैन से दैट, राइट। सिमिलरली अगर बंदा एक्सरसाइज कर रहा है, अगर बंदा बेटा एक्सरसाइज कर रहा है, कुछ मूवमेंट शो कर रहा है, कोई हाईली कह लो कि एक्टिविटी कर रहा है जिसमें उसको ऑक्सीजन टिश्यूज को ज्यादा चाहिए, तो यहां पर जो 20 ml था बेटा ऑक्सीजन ऑफ 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड, उसका 15 ml टिश्यूज में जाएगा, और जितना बचा 5 ml वो किसका पार्ट बन जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का। तभी हम लिखते हैं 5 ml ऑक्सीजन पर 100 ml ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। इज दैट क्लियर, यस। क्या ये बात सब बच्चों को समझ में आई, आई होप सबको समझ में आ गई होगी बेटा, यस। तो यहाँ पर हम इसको ब्लू वाला भी बना देते हैं, तो ये 5 ml ब्लू का पार्ट हो गया, ये 15 ml किसका पार्ट हो गया, ये हो गया आपके डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का, राइट। सो याद रखना कि अगर मैं बात कर रही हूँ रेस्टिंग स्टेट में, तो वो जो बंदा है वो बंदा कितना ऑक्सीजन दे रहा है टिश्यूज को, 5 ml ऑक्सीजन, ठीक है। अगर वो एक्सरसाइज कर रहा है तो वो 15 ml दे रहा है, फाइन। आई होप बेटा आप सबको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। ऑल राइट, मूविंग फर्दर to the transport of CO2. Let's see. Transport of CO2. चलो बेटा, CO2 भी ब्लड में ही ट्रांसपोर्ट होता है, बस उसका तरीका अलग है, उसमें परसेंटेज भी अलग है। यहाँ पर ऑक्सीजन में 3% प्लाज्मा में डिसॉल्व फॉर्म में था, यहाँ पर
क्या है, कितना परसेंट, 7% डिसॉल्व फॉर्म इन प्लाज्मा, मतलब प्लाज्मा में सिंपली घुला हुआ। ठीक है, अब इसमें जो मैक्सिमम परसेंटेज आती है, जैसे ऑक्सीजन में मैक्सिमम परसेंटेज थी 97, क्योंकि वहां दो ही चीजें थी तो वो हीमोग्लोबिन से जा रहा था। यहां पर जो मैक्सिमम परसेंट है दैट इज 70%, ये जाता है बाइकार्बोनेट आयन की फॉर्म में। Whereas around 20 to 25%, या ऑन एन एवरेज 23 लगा लो, वो हीमोग्लोबिन से बाइंड करता है, बाइंड विथ हीमोग्लोबिन। ठीक है, एच भी बोल देते हैं ना हीमोग्लोबिन को। अब बेटा जब ये हीमोग्लोबिन से बाइंड करेगा तो ये क्या बनाएगा, क्या बताया था मैंने, ये अमाइनो ग्रुप के साथ बाइंड करता है, ये ग्लोबिन पार्ट के साथ बाइंड करता है। तो यहाँ आयरन के साथ नहीं बाइंड करता, तो ऑक्सी वर्ड नहीं यूज करेंगे, हम यूज करेंगे वर्ड क्या, कार्बमीनो हीमोग्लोबिन, कार्बमीनो हीमोग्लोबिन। इसकी बाइंडिंग डिपेंड करती है पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं एल्वियोलाई की और टिश्यूज की, राइट, या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की। ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में बेटा, इधर एल्वियोलाई में क्योंकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में CO2 ज्यादा होगा बिकॉज देयर इज हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, देयर विल बी हाई और मोर बाइंडिंग ऑफ CO2 विद हीमोग्लोबिन। एल्वियोलाई में O2 ज्यादा होता है, CO2 कम होता है। क्या कम होता है, CO2। तो यहाँ पर लो HbCO2 बनेगा, मतलब कम HbCO2 बनेगा, कम बाइंडिंग होगी CO2 की हीमोग्लोबिन के साथ। नेक्स्ट, अब ये बाइकार्बोनेट आयंस क्या है, इस पे आते हैं। बेटा आपकी बॉडी में क्या चल रहा होता है, जब वाटर के साथ CO2 रिएक्ट करता है, वाटर के साथ CO2 रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ वन एंजाइम जिसका नाम है कार्बोनिक एनहाइड्रेस, कार्बोनिक एनहाइड्रेस। तो बेटा ये एक एसिड बनाता है, कार्बोनिक एसिड H2CO3। ये फिर दोबारा से किससे रिएक्ट करता है, यही एंजाइम के साथ काम करता है, ये दोबारा से इसी एंजाइम के साथ ही काम करता है। अगेन द प्रोसेस इज रिवर्सिबल, राइट। तो ये आगे डिसोसिएट होता है बेटा H पॉजिटिव आयंस प्लस बाइकार्बोनेट आयंस, राइट। तो इस फॉर्म में 70% आपके CO2 का ट्रांसपोर्ट होता है। और यहाँ पे एंजाइम सेम है, वही एंजाइम है कार्बोनिक एनहाइड्रेस, कार्बोनिक एनहाइड्रेस, याद रखना इस एंजाइम का नाम, राइट। ये H पॉजिटिव आयन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग एसिडिक कंडीशन। तभी जब CO2 ज्यादा होता है तो ब्लड में एसिडोसिस हो जाती है, मतलब ज्यादा एसिडिक हो जाता है। तो क्यों, क्योंकि वो जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो वो अल्टीमेटली H पॉजिटिव आयंस और क्या बनाएगा यहाँ पर, ये कार्बोनेट आयंस, राइट। सो दिस इज हाउ 70% ट्रांसपोर्ट हुआ बाइकार्बोनेट, 7% डिसॉल्व फॉर्म, 20 to 25% यूर इन द हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइंड फॉर्म एंड 70% बाइकार्बोनेट आयंस, राइट। तो बेटा जैसे हमने कहा कि अब आपका जो ब्लड है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वो एल्वियोलाई के पास जा रहा है। कहाँ जा रहा है, एल्वियोलाई के पास। ध्यान से सुनना मेरी बात, आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जा रहा है, एल्वियोलाई के पास, एल्वियोलाई के पास, ठीक है। और हमने कहा ये एल्वियोलाई को CO2 देता है, क्या देता है, CO2। अगर मैं बोलूं 100 ml ब्लड की, तो आपका 4 ml ऑफ CO2 गेट्स एक्सचेंज और ट्रांसपोर्टेड, या कह लो कि 4 ml CO2 जाता है पर 100 ml ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। इज दैट क्लियर, क्या ये पॉइंट समझ आया सबको। आपका जो 100 ml डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो अराउंड 4 ml CO2
किसको देता है? एल्वियोलाई को देता है। किसको देता है? एल्वियोलाई को। ये लाइन एनसीईआरटी ने भी मेंशन की है, तो उसको ध्यान से समझ लो कि आपका एवरी 100 ml जो ब्लड होता है डीऑक्सीजनेटेड, उसमें जो 4 ml CO2 होता है वो एल्वियोलाई को जाता है, राइट? सो जो यहाँ पर एक्सचेंज हो रहा है अराउंड 4 ml जाता है। फाइन, ओके। सो ये था बेटा आपका ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2। इसमें जो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व है दैट विल बी डूइंग इन दी नेक्स्ट लेक्चर। ओके, सो लेट्स सॉल्व सम क्वेश्चंस एज ऑलवेज। कुछ क्वेश्चन करते हैं। Nearly -% of CO2 is transported by RBC, whereas -% of it is carried as bicarbonate ion। अभी तो किया यार, A and B, बताओ क्या आंसर होगा, क्या होना चाहिए इसका आंसर? मैंने कहा कितना परसेंट आरबीसी में जा रहा है? आरबीसी में जा रहा है मतलब वो हीमोग्लोबिन से बाइंड कर रहा है, तो दैट इज अराउंड 20 to 25%, whereas बाइकार्बोनेट आयंस की फॉर्म में 70%। तो आंसर बेटा इसका क्या बनेगा? फर्स्ट बनेगा। फाइन, चलो एक ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है आपको। नेक्स्ट बेटा, every 100 ml of deoxygenated blood delivers approximately dash of CO2 to the alveoli। ये जो मैंने लास्ट में पढ़ाया ये वही है, ये लाइन एनसीईआरटी की है। कितना ml of CO2 alveoli को जाता है पर 100 ml of deoxygenated blood बेटा? 4 ml। सो आंसर क्या बना आपका? थर्ड। फाइन, नेक्स्ट। Factors that affect the diffusion of gases are thickness of diffusion membrane, solubility of gases, partial pressure of gases and all of the above। अभी factors किए थे, thickness जितनी ज्यादा होगी उतना कम diffusion होगा, right बेटा? Next, solubility, yes it do depend, तभी CO2 की ज्यादा होती है तो वो ज्यादा per unit move करती है। Partial pressure of gases also plays a vital role, so all of these, so fourth answer, all of the above। Next, all right, so this was all about beta exchange of gases and a part of the transport of gases। next class में ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कंटिन्यू करेंगे और हम पढ़ेंगे ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व and other things about your breathing and exchange of gases, disorders and everything like that। so एक टिप मैं यहाँ पर आपको क्या दूंगी, प्लीज मेक गुड नोट्स ऑफ दिस, रीड इट अगेन एंड अगेन, लर्न करो चीजों को, एनसीईआरटी भी पढ़ना, ठीक है? प्रॉमिस मी अबाउट एनसीईआरटी भी पढ़ना एंड मार्क द PYQs, एवरीथिंग इज प्रिटी क्लियर, हो जाएगा एकदम आपको क्रिस्टल क्लियर। एंड आई विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। बाय बाय।